हेलो प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और समझेंगे क्लास 9th की वर्कशीट 47 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय भाग 5। देखिए, हिटलर के बारे में हमने काफ़ी कुछ जान लिया है, जर्मनी के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। ये वर्कशीट 47 है जो नाज़ीवाद और हिटलर का उदय भाग 5 पढ़ रहे हैं हम। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरीके से नाज़ीवाद जो था वो आगे बढ़ा, समाज के बीच में नाज़ीवाद की क्या सोच थी, कैसा वो समाज के प्रति, विश्व के प्रति उसका क्या दृष्टिकोण था, महिलाओं के प्रति उसका किस तरह का दृष्टिकोण था, वहाँ की जो नई पीढ़ी थी उसको वो किस तरीके से बनाना चाहते थे। आज हम इस वीडियो में इसी बात की चर्चा करेंगे। उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। नाज़ी विश्व का दृष्टिकोण। दृष्टिकोण का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति आपका कोई नज़रिया। तो नाज़ी का उसने विश्व के प्रति क्या दृष्टिकोण रखा उसके बारे में हम बात करेंगे। इस दृष्टिकोण में सभी समाज बराबर नहीं थे। इस नज़रिए में ब्लॉन्ड नीली आंखों वाले नार्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचले पायदान पे थे। यानी कि जिन बच्चों की आंखें नीली होती थीं, अच्छी होती थीं, गोरे होते थे, उन्हें वो जर्मन आर्य यानी जर्मन नस्ल के बोलते थे। जबकि जो यहूदी होते थे उन्हें समाज में सबसे निचला दर्जा प्राप्त था। नाजियों के अनुसार जो नस्ल सबसे ताकतवर है वह जिंदा रहेगी और कमज़ोर नस्लें खत्म हो जाएंगी। यानी कि यहाँ पर वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी को बता रहे हैं कि जो नस्ल आर्य नस्ल जो है, यानी कि जो जर्मन आर्य की नस्ल है वो अच्छी है, इसलिए वो टिकी रहेगी, वो जिंदा रहेगी। बाकी जो नस्लें हैं वो खत्म हो जाएंगी। आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है, उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है। आर्य जो है वो इतने अच्छे हैं, नाज़ी दृष्टिकोण के अनुसार आर्य इतने अच्छे हैं कि उनकी शुद्धता को बनाए रखने के लिए उनको समाज में टिके रहना है। न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935 के अनुसार जर्मन नस्ल वाले व्यक्तियों को ही जर्मन नागरिकता और अधिकार मिलेंगे। यानी कि जो जर्मन नस्ल के व्यक्ति थे सिर्फ उन्हीं को ही जर्मन नागरिकता और अधिकार मिलेंगे, अन्यथा किसी और को नहीं मिलेंगे। यहूदी और जर्मनों के बीच विवाह और संबंधों पर पाबंदी लगा दी गई। यानी कि जो जर्मन के जो नस्ल के लोग थे वो यहूदियों के साथ विवाह नहीं कर सकते थे, किसी प्रकार का रिश्ता नहीं रख सकते थे। इसके अलावा यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी लगा दी गई। यहूदी व्यवसायों का बहिष्कार कर दिया गया, उन्हें नौकरियों से निकाल दिया गया और यहूदियों की जितनी संपत्ति थी उन्हें भी जब्त कर लिया गया। अब नाज़ी युवा सोच कैसी थी? देखिए, किसी भी राष्ट्र को एक युवा बनाता है, तो नाज़ियों को युवाओं को अपने कंट्रोल में करना था और वो चाहते थे कि जो युवा सोच है वो नाज़ी सोच से मेल खाए। इसीलिए उन्होंने वहाँ के युवाओं पर ये छाप छोड़ दी कि नाज़ी दृष्टिकोण और नाज़ी जो पार्टी है, हिटलर जो है वो आदर्श है। पढ़ लेते हैं। हिटलर का मानना था कि एक शक्तिशाली नाज़ी समाज की स्थापना के लिए बच्चों में नाज़ी विचारधारा होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बच्चों पर पूरा नियंत्रण आवश्यक था। यानी कि वो बच्चों पर नियंत्रण करना चाहता था ताकि वो अपनी जो समाज है उसको अपने अनुसार बना सके। अच्छे जर्मन बच्चों को नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। ये प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी। स्कूली पाठ्यक्रमों को नए सिरे से लिखा गया, यानी कि जो सिलेबस था स्कूल का उसे ऐसा बनाया गया जिसमें सिर्फ नाज़ी विचारधारा की वाहवाही थी। नस्ल के बारे में प्रचारित नाज़ी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया पाठ्यक्रम भी चालू किया गया। बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार व आज्ञाकारी बने, यहूदियों से उन्हें नफ़रत और हिटलर को आदर्श माने। यानी कि वो यहूदियों से नफ़रत करें, उनके मन में ये चीज़ विचार डाले गए कि वो यहूदियों से नफ़रत करें और आदर्श जो है स्वरूप किसका है, वो हिटलर का है। हिटलर सबसे अच्छा है, उसका स्वरूप आदर्श है। खेलकूद के ज़रिए भी बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। यानी कि उन्हें वायलेंट बनाया जाता था ताकि वो मर्दाना हो सके, ताकतवर हो सके और किसी भी तरह की लड़ाई से लड़ सके। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला, ताकतवर और मर्दाना बना सकता है।
10 वर्ष की उम्र के जर्मन बच्चों को युंगफोक और 14 वर्ष से बड़े लड़कों को हिटलर यूथ नामक संगठनों में शामिल कर नाजी राष्ट्रीय समाजवाद की भावना भरी जाती थी। ठीक है, 10 साल के बच्चों को युंगफोक और 14 साल के बच्चों को हिटलर यूथ नामक संगठन में शामिल कर उनके दिमाग में समाजवाद के खिलाफ भावना भरी जाती थी और जो नाजी राष्ट्रवाद है उससे रिलेटेड जो सोच है उनके दिमाग में डाली जाती थी। इन संगठनों में वे युद्ध की उपासना करते थे, आक्रामकता होती थी उनके अंदर, हिंसा होती थी, लोकतंत्र के प्रति वो बुराई करते थे, यहूदियों, कम्युनिस्टी, जिप्सियों और समाजवादियों के प्रति उनको अच्छा दृष्टिकोण नहीं मानते थे, वो उनको अवांछित मानते थे और लगभग 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विस में शामिल हो जाते थे। ठीक है, यानी कि उनको जो भी श्रम सेवा है उनको 18 साल तक आते आते उसमें शामिल होना पड़ेगा। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाजी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। यानी कि अगर वो अच्छी नस्ल के हैं, अगर उनके अंदर जर्मन विचारधारा है तो उन्हें सेना में भाग लेना पड़ेगा। अब नाजी जो सोच है वो महिलाओं के प्रति कैसी थी, अब हम इसकी बात करेंगे क्योंकि ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो नाजी सोच जो महिलाओं के प्रति है, पूरे चैप्टर में इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि चाहे 9th क्लास हो चाहे 10th क्लास हो, महिलाओं से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। नाजी सोच के अनुसार महिलाएं पुरुषों मर्दों से भिन्न और कमतर होती हैं, यानी कि शारीरिक रूप से भी उसको कमज़ोर समझा जाता था। इनकी बराबरी संभव नहीं, एक दूसरे से बराबरी संभव नहीं। लड़कियों को कहा जाता था कि उनका फ़र्ज़ है एक अच्छी माँ बनना, शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना। यानी कि जो महिलाएं अच्छे बच्चों को जन्म दें, उनसे और अच्छे बच्चों यानी कि शुद्ध जो जर्मन आर्य की नस्ल के बच्चे थे उनको पैदा करने के लिए फोर्स किया जाता था और उन नस्ल की शुद्धता बनाए रखने के लिए यहूदियों से दूर रखने की सलाह दी जाती थी, घर संभालने की सलाह दी जाती थी। बच्चों के मन में नाजी जो मूल्य थे, जो शिक्षाएं थी, उनको भरने का दायित्व भी महिलाओं के ऊपर ही था क्योंकि महिलाएं ही बच्चों को संभालती हैं। हिटलर के अनुसार राज्य के सबसे महत्वपूर्ण नागरिक कौन है? महिलाएं हिटलर के लिए नागरिक सबसे इम्पोर्टेंट नागरिक हैं, लेकिन फिर भी कुछ महिलाओं को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था, उनको यातनाएं दी जाती थी। कौन सी वो महिलाएं थी? नाजी जर्मनी में सभी महिलाओं के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं होता था। जो औरतें नस्लीय तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें दंडित किया जाता था, जबकि नस्लीय तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिए जाते थे। यानी कि जो महिलाएं अच्छे शुद्ध जर्मन आर्य नस्ल के बच्चे पैदा कर रही हैं उन्हें गिफ्ट दिए जाते थे और जो महिलाएं अवांछित बच्चे पैदा कर रही हैं, जो नीली आंखों वाले नहीं हैं, जो जर्मन आर्य के नहीं हैं, उनको दंडित किया जाता था। निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली महिलाओं को सार्वजनिक रूप से अपमानित करके दंडित किया जाता था। ठीक है, तो ये तो आसान शब्दों में है, ये आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हिटलर का नाजी विश्व दृष्टिकोण क्या? तो पहला पॉइंट है, नाजी विश्व दृष्टिकोण में सभी समाज में बराबर नहीं थे। नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपर व यहूदी सबसे निचले पायदान पर आते थे। तीसरा पॉइंट, जर्मन नस्ल वाले व्यक्तियों को ही जर्मन नागरिकता और अधिकार मिलेंगे। ठीक है, अन्य किसी को भी नहीं। अगला क्वेश्चन है, नाजी सोच को अगली पीढ़ी में लाने के लिए हिटलर ने कौन कौन से उपाय किए? तो पहला पॉइंट, अच्छे जर्मन बच्चों को नाजी शिक्षा प्रक्रिया से गुजारा गया, यानी कि उनके अंदर नाजी शिक्षा प्रक्रिया थी वो उनके दिमाग में भरा गया। स्कूली पाठ्यक्रमों को नाजी विचारधारा के तहत रचा बसा गया। खेलकूद के जरिए हिंसा व आक्रामकता की भावना बच्चों के अंदर पैदा की गई और हिटलर को एक आदर्श रूप और यहूदियों को निचला स्थान प्राप्त करने की जो भी उनकी सोच थी वो बच्चों के दिमाग में डाली गई। तीसरा क्वेश्चन है, हिटलर के अनुसार महिलाओं की क्या क्या जिम्मेदारियां थीं? पहला पॉइंट, उनकी जिम्मेदारी एक अच्छी माँ बनना व अच्छी नस्ल के बच्चे पैदा करना था। दूसरा पॉइंट, हिटलर के अनुसार राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ होती थी क्योंकि वह शुद्ध नस्ल के बच्चे पैदा करती थी। तीसरा पॉइंट, यहूदियों से दूर रखने, घर संभालने और बच्चों को नाजी शिक्षा देने की जिम्मेदारी भी महिलाओं के ऊपर ही डाली गई। अब अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे समाज के निर्माण में विद्यालयों का क्या योगदान हो सकता है? तो आंसर है, समाज को उन्नत बनाने व राष्ट्र के निर्माण में विद्यालय की अहम भूमिका होती है।
जैसे हम विद्यालय में बच्चों को शिक्षा देते हैं या नैतिक मूल्यों को समझाते हैं, बच्चे वैसे ही बनते हैं और इन्हीं बच्चों यानी बालक बालिकाओं से ही समाज व राष्ट्र का निर्माण होता है। अगर समाज व राष्ट्र को मजबूत करना है, बनाना है, तो इसकी शुरुआत विद्यालय से ही होती है। अगला क्वेश्चन, समाज में महिलाओं का स्थान महत्वपूर्ण होता है। अपने जीवन के उदाहरणों द्वारा इस कथन की पुष्टि कीजिए। देखिए, महिलाओं का ये स्थान तो बहुत ही ऊंचा है, हम सब जानते हैं, लेकिन अपने उदाहरणों के द्वारा आप बता सकते हैं कि आपके आसपास ऐसा महिलाओं में क्या है कि आप उनको ऊंचा दर्जा दें। तो आंसर जो मेरे अकॉर्डिंग है, समाज को आगे ले जाने में महिलाओं का अहम योगदान है। वे एक शिशु को जन्म देती हैं, उसे पालती हैं, समाज में रहने योग्य बनाती हैं। वे अध्यापिका बनकर बच्चों को अच्छी शिक्षा देती हैं। समाज में रहकर वे अन्य लोगों को संभालती है, समाज में रहने लायक बनाती हैं। या सभी लोगों में अगर हम कहें तो महिलाओं का दर्जा जो है, रुतबा जो है वो सबसे ऊपर है, उसका दर्जा सबसे ऊपर है। तो इस चीज़ को हम नकार नहीं सकते हैं बच्चों, क्योंकि महिलाओं का एक अलग ही हमारे समाज में एक अहमियत है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर मेरा वीडियो कंप्लीट होता है। कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ लिख के बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है। अपने दोस्तों में मेरे वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। एंड मेरे वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।